हेलो स्टूडेंट्स, आप पढ़ रहे हैं चैप्टर 9 के एक्सरसाइज प्रश्न। पिछले वीडियो में हमने 9.7 तक कंप्लीट कर दिया था। आइए देखते हैं 9.8 के बारे में। 9.8 क्वेश्चन है आपका, उपसंचयन यौगिकों के लिए संभावित विभिन्न प्रकार के समावताओं को सूचीबद्ध कीजिए तथा प्रत्येक का एक उदाहरण दीजिए। ठीक है, तो इसमें आपको उपसंचयन यौगिक में जितने भी समावता पाई जाती हैं उनके बारे में बताना है और प्रत्येक का उदाहरण लिखना है। देखें ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 8 है आपका। उपसंचयन यौगिकों में समावता मुख्यतः दो प्रकार की होती है। ठीक है, जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं उनमें समावता आइसोमरिज्म जो है वह दो प्रकार की होती है। पहले को कहते हैं संरचनात्मक समावता और दूसरे वाले को कहते हैं त्रिविम समावता। जो संरचनात्मक समावता होती है उसके तीन भाग होते हैं, बंधनी समावता, उपसंयोजन समावता और आयनन समावता। और त्रिविम समावता के भी तीन भाग हैं, ज्यामितीय समावता, ध्रुवण समावता और विलायक योजन समावता। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि उपसंचयन यौगिक में समावता को दो भागों में मुख्यतः बांटते हैं, संरचनात्मक समावता और त्रिविम समावता। संरचनात्मक समावता के तीन भाग हैं, बंधनी समावता, उपसंचयन समावता और आयनन समावता। और त्रिविम समावता के भी तीन भाग होते हैं, ज्यामितीय समावता, ध्रुवण समावता और विलायक योजन समावता। उदाहरण देखें, पहला है आपका बंधनी समावता। बंधनी समावता के दो उदाहरण देखें। इसमें जो है CONH3 5NO2Cl2 तथा CONH3 5ONO Cl2। ठीक है, तो इन दोनों में जो समावता पाई जाती है वह बंधनी समावता होती है। MnCO5SCN तथा MnCO5NCS, इसमें भी बंधनी समावता पाई जाती है। उसके बाद है उपसंचयन समावता। तो उपसंचयन समावता देखें, CONH36 CrCN6 तथा CrNH36 COCN6। तो इसमें जो समावता आप देख रहे हैं यह आपका उपसंचयन समावता कहलाता है। आयनन समावता, CONH3 5SO4Br CONH3 5Br SO4। तो इन दोनों में जो समावता पाई जाती है उसको आयनन समावता कहते हैं। ठीक है, डी देखें, विलायक योजन समावता, CrH2O6Cl3 बैंगनी कलर तथा CrH2O5Cl स्लेटी हरा। तो इन दोनों में जो समावता पाई जाती है उसे विलायक योजन समावता कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखें क्वेश्चन नंबर 8। यह क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हुआ। 9 देखें, निम्नलिखित उपसंचयन सत्ता में कितने ज्यामितीय समावय संभव हैं। देखिए, तो आपको बताना है कितना जो है ज्यामितीय समावय संभव है। पहला है आपका को CrC2O4 थ्राइस 3 माइनस। ठीक है, CrC2O4 थ्राइस 3 माइनस, इसमें कितनी ज्यामितीय समावय संभव है इसके बारे में देखें। क्वेश्चन नंबर तो आपको अभी संरचनात्मक समावता के बारे में आपने देखा, बंधनी समावता, उपसंचयन समावता और आयनन समावता। जबकि त्रिविम समावता में ज्यामितीय समावता, ध्रुवण समावता और विलायक योजन समावता थी। तो ज्यामितीय समावता का भी देख लें उदाहरण, COCl2En ट्वाइज में समपक्ष और विपक्ष समावय पाए जाते हैं। यह आपका COCl2En ट्वाइज, COCl2En ट्वाइज, इसमें Cl एक तरफ है, यह आपका समपक्ष रूप हुआ। इसमें Cl अगल, ठीक है, ऊपर नीचे है, तो यह आपका विपक्ष रूप हुआ। तो यह इसके समपक्ष और विपक्ष अर्थात ज्यामितीय समावता पाया जाता है। उसके बाद आपका ध्रुवण समावता है। ध्रुवण समावता में आप देखें COEN थ्राइस 3 प्लस, COEN थ्राइस 3 प्लस में दो रूप, दक्षिणावर्ती डी रूप और वामावर्ती यल रूप पाए जाते हैं। तो यह आपका दक्षिणावर्ती डी रूप है। ठीक है, COEN थ्राइस 3 प्लस, यह डी रूप है, और यह है आपका वामावर्ती यल रूप COEN थ्राइस 3 प्लस। ठीक है, तो इसमें आप देख रहे हैं कि यह डी रूप है, इसमें EN इधर है और इसमें EN उधर है। ठीक है, अर्थात यह यल रूप है। ठीक है, और तीसरा जो है ज्यामितीय समावता, तो ज्यामितीय समावता संभव नहीं है। ठीक, अब आगे देखें क्वेश्चन नंबर 9 में पहला जो है ज्यामितीय समावता संभव नहीं है। CONH3 थ्राइस Cl3 के लिए दो
ज्यामितीय समवाय संभव हैं। पहला है आपका फेसियल, ठीक है, तो फेसियल समवाय जो है फलकी समवाय, इसमें आप देखें CONH3 थ्राइज और Cl3। यह आपका रेखांशिक समवाय है, ठीक है, इसमें आप देखें ध्यान से CONH3, 2 NH ऊपर है, 1 NH इधर है, CONH3 और यह Cl3, ठीक है। तो यह जो है आपके जो लिगेंड्स हैं वह ध्रुवों पे हैं, तो यह आपका रेखांशिक समवाय कहलाएगा। और यह फेस पे हैं तो यह फेसियल समवाय अर्थात फलकी समवाय कहलाता है। इसमें NH3 जो है एक तरफ है, Cl3 एक तरफ है, यह आपका फलकी समवाय है, ठीक है, और यह आपका रेखांशिक समवाय है। अगला देखें, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 10। निम्न के प्रकाशिक समवाय की संरचना बनाइए, ठीक है। तो आपको प्रकाशिक समवाय की संरचना बनाना है। पहला है CrC2O4 थ्राइस 3-, देखें ध्यान से, CrC2O4 3-, इसका प्रकाशिक समवाय का फिगर है, यह देखें CrC2O4 3-, दर्पण है, ठीक है। यह दोनों पार्ट इधर हैं, दर्पण लगाने पे ये दोनों पार्ट इधर आ जाएंगे और यह उधर चला जाएगा, तो यह घटना घटेगी। C2O4 इधर आ गए और C2O4 जो था वह उधर चला गया 3-, ठीक है। तो यह आपका यह हो गया प्रकाशिक समवाय। दूसरा आपका था सिस PtCl2En ट्वाइस 2+, ये दूसरा है आपका सिस PtCl2En ट्वाइस 2+। तो इसका बनाएं तो यह आपका Pt है प्लेटिनम और यह आपका Cl2 और En, ठीक है, En ट्वाइस। यह सिस है, समपक्ष है क्योंकि Cl जो है एक तरफ है, समपक्ष है। दर्पण आपने लगाया तो यह जो Cl इधर थे अब यह Cl इधर आ जाएंगे, इधर आ गए। यह जो En इधर था En इधर आ जाएगा और यह En जो इधर था वो इधर आ जाएगा। तो यह स्ट्रक्चर आपका बनेगा दर्पण लगाने पे, ठीक है। तीसरा जो था आपका है, तीसरा जो है आपका सिस CrNH3 ट्वाइस Cl2En। यह आपका CH3, यह देखें ध्यान से, Cr और NH3 ट्वाइज, यह NH3 ट्वाइज और यह Cl2, यह En, ठीक है। तो यह आपका जो समपक्ष रूप है, NH3 एक तरफ है, Cl एक तरफ है, तो समपक्ष रूप है। जब दर्पण आप लगाएंगे तो इसकी जो प्रकाशीय समवायता बनेगा, तो यह जो Cl आप देख रहे हैं इस साइड में है, यह Cl इस साइड में आ जाएंगे, जैसा कि फिगर में देख रहे हैं, यह Cl दोनों इस साइड में आ गए, ठीक है, और यह NH3 इस साइड में, En इस साइड में आ जाएगा, तो NH3 इस साइड में चला गया और En इस साइड में आ गया, ठीक। तो यह आपने देखा दर्पण में NH3 इस साइड में आ जाएगा, NH3 इस साइड में आ गया, तो यह आपका प्रकाशिक समवायी है, जो तीसरा पॉइंट था, ठीक है। यह पूछा गया था निम्नलिखित के प्रकाशीय समवाय की संरचना बनाइए, CrNH3 ट्वाइस Cl2En+। तो यह फिगर है आपका CrNH3 ट्वाइस Cl2En+ का फिगर है, जो इसका दोनों का प्रकाशीय समवायी है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। तो आपका क्वेश्चन नंबर है 11वां। क्वेश्चन नंबर 11 देखें ध्यान से, निम्नलिखित के सभी समवायों की संरचना बनाइए, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि पहला है COCl2En ट्वाइस+, इसके जो है सभी समवाय का संरचना बनाना है जिसमें ज्यामिति और ध्रुवण शामिल होंगे, ठीक है। दूसरा है आपका CONH3 Cl En ट्वाइस 2+, उसके बाद है CONH3 ट्वाइस Cl2En+। इनमें सभी समवाय अर्थात ज्यामिति और ध्रुवण का स्ट्रक्चर आपको बनाना है। तो आइए देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। यह है आपका फर्स्ट COCl2En ट्वाइस+। इस आयन के दो ज्यामितीय समवायी संभव हैं, एक है समपक्ष रूप, ध्रुवण समवायता भी दर्शाता है। इस आयन में दो ज्यामितीय समवाय संभव हैं और जो समपक्ष रूप होता है वह ध्रुवण समवायता भी दर्शाता है। देखिए ध्यान से, यह आपका COCl2En ट्वाइज है प्लस समपक्ष, ठीक है, Cl एक तरफ है तो यह समपक्ष समवाय है। दर्पण लगाने पे यह स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा, यह Cl इस साइड में थे, इस साइड में चले जाएंगे, Cl इस साइड में आ गए, यह En इस साइड में था तो En इस साइड में आ जाएगा,
तो EN तो आप देख रहे हैं इस साइड में आ गया, यह EN यहाँ था तो इस साइड में आ जाएगा, यहाँ आ गया। यह आपका प्रकाशिक समावय हो गया, समपक्ष समावय। ठीक है, यह समपक्ष जो समावय है वह ध्रुवण समावयता भी दिखाता है। विपक्ष समावय देखें इसका क्या होगा, देखें ध्यान से, यह इसका विपक्ष समावय है CO। ठीक है, Cl2 ऊपर नीचे है और यह En इस साइड में है। ठीक है, तो यह इसका विपक्ष समावय है। नेक्स्ट है आपका CONH3Cl En ट्वाइस 2+। CONH3 देखें ध्यान से, CONH3Cl En ट्वाइस 2+, यह आपका CO है, NH3 Cl और En ट्वाइस, यह इसका स्ट्रक्चर हुआ। और यह जो है आप देख रहे हैं यह कैसा है, समपक्ष समावय है। यह कैसा समावय है, समपक्ष समावय है। जब दर्पण लगाएंगे तो NH3 इस साइड से इस साइड में आ गया, En इस साइड में आ जाएगा और यह En जो है इस साइड में आ जाएगा, NH3 इस साइड में आ जाएगा। तो यह फिगर आपको बनेगा। तो यह आपका दर्पण समावय है और समपक्ष समावय है। विपक्ष समावय देखें इसका, यह आपका विपक्ष समावय CO Cl NH3 En, इसको आप विपक्ष समावय कहते हैं। अगला देखें 12 नंबर। ठीक है, अभी इसमें एक बचा हुआ है तीसरा, देखे ध्यान से, नंबर 3 CONH3 ट्वाइस Cl2 En+। यह आपका CO है, NH3 ट्वाइस Cl2 En+। ठीक है, दर्पण लगाने पर यह Cl जो थे यह समपक्ष है, Cl एक तरफ है तो यह Cl इस साइड में आ जाएंगे, En इस साइड में, NH3 इस साइड में। ठीक है, और यह NH3 जहाँ पर है वहीं पे रहेगा। तो यह फिगर आपका दर्पण प्रतिबिंब बनेगा। यह दोनों Cl इस साइड में आ गए। ठीक है, यह NH3 इस साइड में आ जाएगा तो NH3 इस साइड में आ गया, यह En इस साइड में आ जाएगा तो En इस साइड में आ गया। ठीक है, NH3 का पोजीशन नहीं चेंज हुआ। तो यह दोनों एक दूसरे के समपक्ष समावयी हैं, प्रकाश समावयी भी कहेंगे। विपक्ष समावयी इसका देख लेते हैं, यह इसका विपक्ष समावयी है जिसमें Cl ऊपर और नीचे है, इसको विपक्ष समावयी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, PTNH3 BrCl PY के सभी ज्यामितीय समावय लिखिए, इनमें से कितने ध्रुवण समावयता दर्शाते हैं। ठीक है, तो आपको PTNH3 BrCl PY के सभी ज्यामितीय समावय लिखना है और आपको बताना है कि इनमें से कितने ध्रुवीय, ठीक है, कितने जो हैं वह ध्रुवण समावयता दर्शाते हैं। तो देखिए ध्यान से, यह है आपका PTNH3 BrCl PY। इस संकुल के लिए 3 ज्यामितीय संभव है, 3 ज्यामितीय समावय संभव है। पहला यह है आपका PT, ठीक है, PTNH3 BrCl PY, यह पहला है ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म का। दूसरा यह है आपका PTNH3 Cl, ठीक है, जो Cl इधर था वो ऊपर चलाएगा, ब्रोमीन नीचे आ जाएगा, और PY यह दूसरा स्ट्रक्चर है। तीसरा स्ट्रक्चर में आप देख रहे हैं कि यह जो PY यहाँ था, PY यहाँ चला जाएगा और Cl इधर आ जाएगा। तो यह इसका तीसरा स्ट्रक्चर है, NH3 PY Cl Br PT। ठीक है, तो यह यौगिक जो है 4 Cn बराबर 4, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 तथा वर्ग समतली ज्यामिति के साथ ध्रुवण समावयता भी नहीं दर्शाता है। यह यौगिक जो है जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, वर्ग समतली ज्यामिति के साथ ध्रुवण समावयता नहीं दर्शाता है। क्यों? क्योंकि इसमें सममित तल उपलब्ध होता है। तो इसके अंदर जो है सिमेट्री ऑफ प्लेन पाया जाता है, सममित तल पाया जाता है, जिसके कारण यह जो है ध्रुवण समावयता नहीं दर्शाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 13। जलीय कॉपर सल्फेट विलयन नीले रंग का निम्नलिखित प्रेक्षण दर्शाता है। जलीय पोटेशियम फ्लोराइड के साथ हरा रंग। तो जो जलीय कॉपर सल्फेट विलयन है जो कैसा होता है, नीले रंग का, वह जलीय पोटेशियम फ्लोराइड के साथ हरा रंग बनाता है। जलीय पोटेशियम क्लोराइड के साथ चमकीला हरा रंग, और उपरोक्त प्रायोगिक परिणाम को समझाइए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आपको जो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है उसको आपको समझाना है। ठीक है, और 2 आपने इक्वेशन लेकर आए हैं, तो आइए देखते हैं। जलीय कॉपर सल्फेट विलयन नीले रंग का निम्नलिखित का पहला है जलीय पोटेशियम फ्लोराइड के साथ हरा रंग। देखें, समझे ध्यान से।
जलीय कॉपर सल्फेट नीला CuSO4 CuH2O4SO4। ठीक है, जलीय कॉपर सल्फेट कैसा कलर है? नीला कलर। तो ये आपका जलीय कॉपर सल्फेट है CuH2O4SO4 एक्वा सोल्यूशन। तो यह SO4 अलग हो जाएगा और CuH2O4 2+ और SO4 2-, ठीक है। तो यह नीला कलर है। CuH2O4 2+ एक ऐसा संकुल है जिसमें दुर्बल H2O लिगैंड फ्लोराइड F- लिगैंडों द्वारा प्रतिस्थापित होकर CuF4 2+ हरा संकुल आयन देते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि जो CuH2O4 2+ है वो एक ऐसा संकुल है जिसमें दुर्बल H2O लिगैंड, जो दुर्बल H2O लिगैंड है वे F- लिगैंड द्वारा प्रतिस्थापित हो जाते हैं और CuF4 2+ हरा संकुल आयन देते हैं तथा Cl- लिगैंडों द्वारा प्रतिस्थापित होकर संकुल आयन CuCl4 2- देता है, अर्थात चमकीला हरा देता है। समीकरण देखें, CuH2O4 2+ एक्वस और 4F-, ठीक है, आपका बनेगा CuF4 2- प्लस 4H2O हरा और 6, CuH2O4 2+ 4Cl- बनेगा CuCl4 2- एक्वस प्लस 4H2O चमकीला हरा विलयन। ठीक है, तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि जो CuH2O4 2+ एक ऐसा संकुल होता है जिसमें दुर्बल H2O लिगैंड F- लिगैंडों द्वारा प्रतिस्थापित होकर CuF4 2+ हरा संकुल आयन देता है, जबकि Cl- लिगैंड द्वारा प्रतिस्थापित होकर संकुल CuCl4 2- अर्थात चमकीला हरा रंग देता है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 को। क्वेश्चन नंबर 14 है, कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन में जलीय पोटेशियम साइनाइड को अधिक से मिलाने पर बनने वाले उपसंयोजन सत्ता क्या होगी? ठीक है, इस विलयन में हाइड्रोजन सल्फाइड गैस प्रवाहित की जाती है तो कॉपर सल्फाइड का अवक्षेप क्यों नहीं प्राप्त होता है? ठीक है, तो इसमें दो प्रश्न हैं। पहला आप देख रहे हैं कि कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन में जलीय पोटेशियम साइनाइड के अधिक में मिलाने पर बनने वाला उपसंयोजन सत्ता क्या होती है? तो देखें क्वेश्चन नंबर 14 को। जब पोटेशियम साइनाइड अर्थात KCN के आधिक्य में कॉपर सल्फेट CuSO4 एक्वस मिलाते हैं तो पोटेशियम टेट्रासाइनोक्यूप्रेट सेकेंड बनता है। ठीक है, तो जब KCN एक्वस अर्थात पोटेशियम साइनाइड एक्वस के आधिक्य में कॉपर सल्फेट एक्वस मिलाते हैं तो पोटेशियम टेट्रासाइनोक्यूप्रेट सेकेंड बनता है। ठीक है, साइनाइड आयन प्रबल क्षेत्र लिगैंड होता है। साइनाइड आयन जो होता है वो प्रबल क्षेत्र लिगैंड होता है, अतः प्राप्त संकुल पर्याप्त अस्थायी होता है। ठीक है, अस्थायित्व स्थिरांक का मान K बराबर 2 × 10⁻27 भी इसकी पुष्टि करता है। समीकरण देखें, 4KCN एक्वस प्लस CuSO4 एक्वस बनेगा आपका K2CN4। ठीक है, यह विलय होता है प्लस K2SO4 एक्वस, तो प्लस H2S जब आप हाइड्रोजन साइनाइड पर, ठीक है, अभिक्रिया कराएंगे तो कोई विलयन नहीं, अतः कॉपर आयन उत्पन्न नहीं होता है। ठीक है, तो हाइड्रोजन सल्फाइड जोड़ने से कोई विलयन नहीं बनेगा, अतः कॉपर आयन जो है उत्पन्न नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, संयुक्त आबंध सिद्धांत के आधार पर निम्नलिखित उपसंयोजन सत्ता में आबंध की प्रकृति की विवेचना कीजिए। तो आपको संयुक्त आबंध सिद्धांत बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के आधार पर आपको उपसंयोजन सत्ता दिया गया है, इसके बारे में आपको व्याख्या करना है। पहला है FeCN6 4-, तो ध्यान से देखें, FeCN6 4- संकुलों में Fe अर्थात आयरन जो है वह Fe2+ के रूप में है। Fe किस रूप में है? Fe2+ के रूप में है। तो जब Fe2+ के रूप में होगा तो इसका अंतिम कक्षा का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? 4d6 होगा। ठीक है, Fe का होता है आर्गन 3d6 4s2, तो जब Fe से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे तो यह 4s2 हट जाएगा, तो बचेगा आपका बाहरी कक्षा का 3d6 और 4s0। ठीक है, तो Fe2+ का 3d6 में आप देख रहे हैं डी ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनों को हुंड के नियम से भर दिया गया है और ये सभी ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन, उसके बाद बचे तो उल्टे रूप में लिखते हैं।
4s खाली है, 4p खाली है। साइनाइड जो होता है वो प्रबल क्षेत्र लिगैंड होने के कारण, ठीक है, Cl-। साइनाइड प्रबल क्षेत्र लिगैंड होने के कारण अयुग्मित डी इलेक्ट्रॉनों को युग्मित कर देता है। जो अयुग्मित डी इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको युग्मित कर देता है कौन? साइनाइड आयन। इस प्रकार साइनाइड आयनों को 2 3D कक्षक उपलब्ध हो जाती है, ठीक है। तो इस तरह से जो साइनाइड आयन है उनको 2 3D कक्षक उपलब्ध हो जाते हैं। तो आप देख रहे हैं कि साइनाइड की उपस्थिति में, साइनाइड एक प्रबल क्षेत्र लिगैंड होता है और जिसके कारण जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है वह युग्मित हो जाते हैं, ठीक है। यह सब चारों इलेक्ट्रॉन अयुग्मित है, तो यह युग्मित हो जाएंगे तो 2 ही ऑर्बिटल में आ जाएंगे डी के, और यह 2 खाली रह जाएगा। तो देखें ध्यान से, इस प्रकार साइनाइड आयनों के 2 3D कक्षक उपलब्ध हो जाती है। यह FeCN6 4-, ठीक है। तो जो भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इसी तीनों में शिफ्ट हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन 3D6, और यह 2 खाली हो गया। तो कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है यहाँ पे। साइनाइड जो है अपना इलेक्ट्रॉन लाकर इस ऑर्बिटल में, इस ऑर्बिटल में 4s में और 4p में डाल रहा है, ठीक है। और 2 d लग रहा है और 1 s लग रहा है और 1 3p लग रहा है, ठीक है। तो संकरण क्या होगा? D2sp3, D2sp3 संकरण होगा, ठीक है। क्योंकि सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित हैं, यहाँ पर आप देख रहे हैं सभी इलेक्ट्रॉन क्या हैं? युग्मित हैं। सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित हैं, अतः यह संकुल प्रतिचुंबकीय होगा। सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित हैं, अतः संकुल कैसा होगा? प्रतिचुंबकीय होगा। तथा आबंधन में n-1d कक्षक भाग लेने के कारण, आबंधन में n-1d कक्षक भाग लेने के कारण यह आंतरिक कक्षक तथा निम्न पचकर्ण संकुल होगा, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि बंधन में n-1d कक्षक भाग लेता है, अतः यह आंतरिक कक्षक तथा निम्न प्रचक्रण संकुल होता है। दूसरा देखें FeF6 3-, FeF6 3-, इसको समझे ध्यान से। FeF6 3- संकुल में आयरन की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है? +3 है, ठीक है। Fe 3+, अर्थात इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होगा वो होगा 3d5 4s0, ठीक है। तो Fe 3+ का यह 3d5 है, डी में 5 इलेक्ट्रॉन हो गए, 4s 4p खाली है, 4d खाली है। फ्लोराइड प्रबल क्षेत्र लिगैंड नहीं है, F- जो होता है वो प्रबल क्षेत्र लिगैंड नहीं है, अतः यह एक दुर्बल क्षेत्र लिगैंड है, अतः इलेक्ट्रॉनों का युग्मन नहीं होगा। यह इलेक्ट्रॉन जो है 3d5 वाले यह युग्मित नहीं होंगे, जोड़े नहीं बनाएंगे। क्यों? क्योंकि फ्लोराइड जो है F- जो है वो प्रबल क्षेत्र लिगैंड नहीं है, यह एक दुर्बल क्षेत्र लिगैंड है, अतः इलेक्ट्रॉनों का युग्मन नहीं होगा। इस प्रकार डी कक्षक आबंधन के लिए उपलब्ध नहीं है। जो डी कक्षक होते हैं वो आबंधन के लिए उपलब्ध नहीं होते हैं, अतः FeF6 3- में 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आप देख रहे हैं, और उसके बाद 4s और 4p 4d में आप देख रहे हैं कि 6 F- अपना इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है। तो संकरण होगा sp3d2, संकरण क्या होगा? sp3d2, क्योंकि 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं, ठीक है। 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं, अतः यह संकुल अनुचुंबकीय है। 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने का कारण संकुल कैसा है? अनुचुंबकीय है। इसके आबंधन में nd कक्षक के भाग लेने के कारण, ठीक है, इसके आबंधन में nd कक्षक के भाग लेने के कारण यह बाध्य कक्षक तथा उच्च प्रचक्रण संकुल है, ठीक है। तो nd कक्षक के भाग लेने के कारण यह कैसा है? यह बाह्य कक्षक है और उच्च प्रचंकरण संकुल होता है। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट है आपका तीसरा नंबर, तीसरा है आपका CO C2O4 थ्राइस 3-। इस संकुल में कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या +3 है। कोबाल्ट का बाहरी विन्यास जो है वो 3d7 4s2 है, ठीक है। और कोबाल्ट 3+ जब होगा तो 4s से 2 इलेक्ट्रॉन और d से 1 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, 3d6 हो जाएगा। तो CO 3+ का हो गया 3d6 4s0, तो CO 3+ 3d6, तो यह 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। डी ऑर्बिटल में 4s 4p खाली हैं। ऑक्सलेट आयन जो होता है वो प्रबल क्षेत्र लिगैंड होता है। ऑक्सलेट आयन क्या होता है? प्रबल क्षेत्र लिगैंड होगा, जिससे यह जो, ठीक है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है यह सब मिलकर युग्मित हो जाएंगे। ऑक्सलेट आयन प्रबल क्षेत्र लिगैंड होने के कारण 3d इलेक्ट्रॉनों को युग्मित कर देता है, ठीक है। इस प्रकार 5 में से 2 3d कक्षक ऑक्सलेट आयन के लिए उपलब्ध होते हैं। 5 में से 2 जो हैं 3d कक्षक ऑक्सलेट आयन के लिए उपलब्ध होते हैं। CO C2O4 थ्राइस 3- में 3d
जो है दो ऑर्बिटल खाली है जिसमें इलेक्ट्रॉन आप देख रहे हैं 4s में है 4p है। तो इस तरह से ऑक्सीलेट के इलेक्ट्रॉन जो है रखे गए हैं। संकरण जो होगा वह होगा आपका D2sp3 संकरण होगा। क्यों? क्योंकि सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित हैं, अतः यह संकुल पर चुंबकीय होगा। सभी इलेक्ट्रॉन आप देख रहे हैं युग्मित है, अतः संकुल कैसा होगा? प्रति चुंबकीय होगा। यह आंतरिक कक्षक संकुल है। यह कैसा संकुल है? आंतरिक कक्षक संकुल है, क्योंकि इसके आबंधन में n-1d कक्षक भाग लेते हैं। ठीक है, तो यह आंतरिक कक्षक संकुल है क्योंकि इसके आबंधन में n-1d कक्षक भाग लेते हैं। अगला देखें COF6 3-, इस संकुल में कोबाल्ट की ऑक्सीकरण अवस्था +3 है। कोबाल्ट का बाहरी विन्यास 364s0 है। 364s0 है तो कोबाल्ट CO3+ में 364s0। यह d ऑर्बिटल में सभी इलेक्ट्रॉन हो गए 6 इलेक्ट्रॉन। 4s 4p 4d खाली है। F- एक दुर्बल क्षेत्र लिगेंड है। F- क्या है? एक दुर्बल क्षेत्र लिगेंड है, अतः इलेक्ट्रॉनों का युग्मन नहीं होगा। और इस प्रकार F- के लिए nd कक्षक उपलब्ध है। F- के लिए कौन सा कक्षक उपलब्ध है? nd कक्षक उपलब्ध है। देखिए ध्यान से COF6 3- में 3d कक्षक है। यह इलेक्ट्रॉन हो गए 6 इलेक्ट्रॉन। 4s 4p 4d में इलेक्ट्रॉन हो गए। तो यह आपके चारों जो इलेक्ट्रॉन है वो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं 1 s और 3 p और 2 d मिलकर संकरण हो रहा है sp3d2। 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों के कारण संकुल अनुचुंबकीय होता है। 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने के कारण संकुल कैसा होता है? अनुचुंबकीय होता है, क्योंकि nd कक्षक आबंधन में भाग ले रही हैं, अतः यह बाहरी कक्षक संकुल व उच्च पृथक्करण संकुल है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि जो nd कक्षक हैं वह आबंधन में भाग ले रही हैं, अतः यह बाहरी कक्षक संकुल और उच्च पृथक्करण संकुल है। ठीक है, तो यह था आपका क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट देखें, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका अष्टफलकी क्रिस्टल क्षेत्र के डी कक्षक के विपाटन को दर्शाने के लिए चित्र बनाइए। देखें ध्यान से, डी कक्षक यह आपका मेटल है। ठीक है, यह आपका लिगेंड जो है चारों ओर से घेर रहा है, तो यह स्ट्रक्चर हुआ आपका। ठीक है, और अष्टफलकी क्रिस्टल में डी कक्षकों का विपाटन कैसे होता है? देखें ध्यान से, यह आपका एनर्जी लेवल बता रहा है। सबसे एनर्जी लेवल कम है, जैसे ऊपर जाएगा एनर्जी लेवल बढ़ेगा। यह आपका धातु का डी कक्षक है। धातु का डी कक्षक अर्थात dx² - y² dxy dxz और dyz। ठीक है, यह मुक्त धातु आयन है। यह औसत ऊर्जा आप देख रहे हैं। और उसके बाद आप देख रहे हैं कि कुछ की ऊर्जा बढ़ जा रही है, कुछ की ऊर्जा घट जा रही है। ठीक है, इसको दो भागों में बांटते हैं, T2g और Eg में। यह आपका डेल्टा ऑक्टाहेड्रल है। तो कितनी ऊर्जा बढ़ रही है? 3/5 बढ़ जा रही है और 2/5 घट जा रही है। किसकी बढ़ रही है? dx² - y² और dz² की एनर्जी जो है 3/5 बढ़ जा रही है, जबकि dxy dyz की एनर्जी जो है वो 2/5 है। ठीक है, गोली क्रिस्टल क्षेत्र में डी कक्षक की औसत ऊर्जा, अष्टफलकी क्रिस्टल क्षेत्र में डी कक्षकों का विपाटन। ठीक है, तो यह था आपका क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 17 देखें ध्यान से। ठीक है, स्पेक्ट्रम रासायनिक श्रेणी क्या है? स्पेक्ट्रमी रासायनिक श्रेणी क्या है? दुर्बल क्षेत्र लिगेंड और प्रबल क्षेत्र लिगेंड में अंतर स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो इस प्रश्न में आपसे पूछा गया है स्पेक्ट्रमी रासायनिक श्रेणी क्या है? दुर्बल क्षेत्र लिगेंड और प्रबल क्षेत्र लिगेंड में अंतर स्पष्ट कीजिए। देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 17, लिगेंडों को उनकी बढ़ती हुई क्षेत्र प्रबलता के क्रम में एक श्रेणी में व्यवस्थित किया जाता है, अर्थात क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा मानों के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करने का पर प्राप्त श्रेणी को स्पेक्ट्रमी रासायनिक श्रेणी कहते हैं। क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा मानों के
क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा के मानों के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करने पर प्राप्त श्रेणी को स्पेक्ट्रमिक रासायनिक श्रेणी कहते हैं। ठीक है, तो इसमें आप देख रहे हैं लिगैंडों को उनकी बढ़ती हुई क्षेत्र प्रबलता के क्रम में एक श्रेणी में व्यवस्थित किया जाता है, अर्थात क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा मानों के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करने पर प्राप्त श्रेणी को स्पेक्ट्रमिक रासायनिक श्रेणी कहते हैं। ठीक है, यह आपका स्पेक्ट्रमिक रासायनिक श्रेणी है जिसमें आप सबसे मजबूत लिगैंड जो है CO होता है, उसके बाद Cn माइनस होता है, फिर En होता है। ठीक है, सबसे कमजोर I माइनस लिगैंड होता है। निम्न क्रिस्टलीय क्षेत्र विपाटन ऊर्जा, निम्न क्रिस्टलीय क्षेत्र विपाटन ऊर्जा डेल्टा 0 मान वाले लिगैंड दुर्बल क्षेत्र लिगैंड कहलाते हैं। डेल्टा एक्टाहाइड्रल जो होता है, ठीक है, जो निम्न क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा डेल्टा O अर्थात CFSC मान वाले लिगैंड दुर्बल क्षेत्र लिगैंड होते हैं। इस प्रकार के लिगैंडों के लिए डेल्टा 0 लेस देन P अर्थात P युग्मन एनर्जी है, युग्मन ऊर्जा है, जबकि CFSC डेल्टा 0 मानों वाले लिगैंड प्रबल क्षेत्र लिगैंड है। इसके लिए डेल्टा O ग्रेटर देन P होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो यह था आपका क्वेश्चन नंबर 18। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 था, क्वेश्चन नंबर 18। क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा क्या है? उप सस्यन सत्ता में डी कक्षक का वास्तविक विन्यास डेल्टा O के मान के आधार पर कैसे निर्धारित किया जाता है? ठीक है, यह क्वेश्चन नंबर आपका 18 है। देखिए ध्यान से, जब लिगैंड एक धातु आयन की ओर जाता है, जब लिगैंड एक धातु आयन की ओर जाता है तो डी कक्षकों का विपाटन दो समुच्चय में हो जाता है। ठीक है, जब लिगैंड एक धातु आयन की ओर जाता है तो डी कक्षकों का विपाटन स्प्लिटिंग दो समुच्चय अर्थात T2G और Eg में हो जाता है। T2G निम्न ऊर्जा वाला और Eg उच्च ऊर्जा वाला समुच्चय है। दोनों समुच्चय के कक्षकों के बीच ऊर्जा के अंतर को क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा कहते हैं, डेल्टा O कहते हैं। दोनों समुच्चय के कक्षकों के बीच ऊर्जा के अंतर को क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा कहते हैं। डेल्टा O अष्टफलकी क्षेत्र है, डेल्टा T चतुष्फलकी क्षेत्र है। यदि डेल्टा O लेस देन P अर्थात अगर जो है अष्टफलकी क्षेत्र डेल्टा O जो है पेयरिंग एनर्जी से अगर कम है, ठीक है, युग्मन ऊर्जा से कम है, तो चौथा इलेक्ट्रॉन किसी एक Eg कक्षक में प्रवेश करेगा तथा विन्यास T32G और Eg1 होगा अर्थात उच्च प्रचक्रण संकुल बनेगा। इस प्रकार के लिगैंड जिनके लिए डेल्टा O लेस देन P है दुर्बल क्षेत्र लिगैंड कहलाते हैं। यदि डेल्टा O ग्रेटर देन P तो चौथा इलेक्ट्रॉन T2G कक्षकों में से किसी एक कक्षक में प्रवेश करेगा अर्थात T2G4 Eg0 विन्यास के साथ निम्न क्षेत्र संकुल बनेंगे। ऐसे लिगैंड जिनके लिए डेल्टा O ग्रेटर देन P है प्रबल क्षेत्र लिगैंड कहलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 19। चलिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 19 को नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। थैंक यू।